अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फेलोज़। आज की इस वीडियो में हम 48 लॉज ऑफ पावर बुक का थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे, कंसील योर इंटेंशंस। ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब है कि अपने जज्बात और अपने प्लान्स को, अगर सीधा सीधा कहें तो दिल में क्या है उसे छुपा के रखो। यानी कि अपने प्लान्स और अपने गोल्स किसी के साथ शेयर मत करो कि आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपका मेन मकसद क्या है, आपका टारगेट क्या है। कभी किसी के साथ शेयर मत करो। अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। सन 1850 में एक 35 साल का यंग और स्मार्ट प्रूसियन पार्लियामेंट मेंबर था, ओटो वॉन बिस्मार्क। और उस टाइम वो अपने करियर के एक मेजर टर्निंग पॉइंट पर था। उस टाइम पर जर्मनी भी इंडिया की तरह छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। इधर इसी टाइम प्रूसियन एम्पायर में जर्मनी के यूनिफिकेशन का मुद्दा बहुत तेज़ी से आग मार रहा था, अब जिसके लिए इन्हें ऑस्ट्रियन से वार पर जाना पड़ता, जो कि उस टाइम बहुत ही पावरफुल नेबर था जर्मन्स के मुकाबले में। अब ऑस्ट्रियन नहीं चाहते थे कि जर्मन्स यूनिफाई हो जाए, क्योंकि ऐसा होने से जर्मन्स भी पावरफुल हो जाते। प्रूसियन एम्पायर के राजा का नाम था किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ और प्रिंस का नाम था विलियम। और आज पार्लियामेंट में अपनी आर्मी को ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट भेजने के लिए उसको वोटिंग की बात चल रही थी। अब प्रिंस विलियम और सभी पार्लियामेंट मेंबर्स और मोस्टली जनरल पब्लिक भी वार के फेवर में थी। अब अगर कुछ लोग वार के फेवर में नहीं थे तो वो थे किंग फ्रेडरिक और उनके मिनिस्टर्स। अब यहाँ ओटो वॉन शुरू से ही जर्मन एम्पायर की यूनिफिकेशन और प्रूसियन एम्पायर की पूरी जर्मनी पर रूल करने के ख्वाब देखा करता था और बड़ी शिद्दत के साथ चाहता था कि वो भी ऑस्ट्रियन के अगेंस्ट वार पर जाए और ऑस्ट्रियन को वार में हरा कर ह्यूमिलिएट करके एक्स आर्मी पर्सनल होने की वजह से वो वार को ग्लोरी दिलाने वाला इवेंट मानता था। अब जब हमें ये पता चलता है कि ओटो वॉन बहुत ही बड़ा पैट्रियोट था और मिलिट्री ग्लोरी का दीवाना था, अब जब इन्हीं दिनों जब ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वार करने के लिए इतनी गहमा गहमी मची हुई थी, उसने खड़े होकर पार्लियामेंट में एक स्पीच दे डाली। अब जैसे सुनकर सभी लोग अच्छे से हैरान हो गए। क्या किया कि पूरी की पूरी स्पीच वार के फेवर में ना होकर उसके अगेंस्ट थी। अब उसने वार के पागलपन में जाकर उससे होने वाले नुकसानों को अच्छे से डिटेल में बताया और साथ साथ ये भी किया कि उसने ऑस्ट्रियन जो कि जर्मनी के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेता है क्या नहीं लेता है, उन सब को भी जस्टिफाई कर दिया। वो इन सभी आइडियाज़ और वैल्यूज़ के अगेंस्ट में जाकर खड़ा हो गया, जिसको कि वो अभी तक सपोर्ट करता आया था। अब असल में ओटो वॉन बहुत ही स्मार्ट और पार्लियामेंट में अच्छा नाम और रुतबा भी रखता था। बहुत सारे पार्लियामेंट मेंबर्स उसकी इसी स्पीच से हैरान रह गए और कुछ समझ नहीं पाए और लगा कि अगर ओटो वॉन ने ऐसा कुछ कहा है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी। तो अब बहुत सारे पार्लियामेंट मेंबर्स ने ओटो वॉन से सीख लेकर उसकी स्पीच से इम्प्रेस होकर वार के अगेंस्ट में वोट कर दिया और प्रूसियन एम्पायर का वार में जाना टल गया। अब कुछ हफ्तों के बाद किंग फ्रेडरिक ओटो वॉन से मिले, जो कि ओटो वॉन की इस फेमस स्पीच से बहुत खुश और शुक्रगुजार थे, क्योंकि उसकी स्पीच की वजह से ही वार टल गई थी। इसलिए किंग फ्रेडरिक ने ओटो वॉन को पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया
और बाद में उसको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा भी दिया। अपनी इस पोजीशन पर रहते हुए ओटो वॉन ने बाद में सभी स्टेट्स को मिलाकर जर्मनी को यूनिफाइड कंट्री इस्टेब्लिश्ड कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि ये सब हुआ कैसे, क्यों ओटो वॉन ने वार के अगेंस्ट में स्पीच दी थी। अब 1850 में अपने स्पीच के टाइम पर कुछ कैलकुलेशंस कर ली थी। उसने अपना कुछ आइडिया लगाया था, उसने कुछ प्लानिंग की थी। तब उसे ये था कि प्रूसियन आर्मी ऑस्ट्रियन आर्मी का सामना कम से कम अभी तो नहीं कर सकती। ऑस्ट्रियन आर्मी की जीत का तो उस टाइम कोई डाउट ही नहीं था। दरअसल प्रूसियन आर्मी का जो प्रिंस था, प्रिंस विलियम, वो अपने एम्पायर के आर्मी को आज भी बहुत पावरफुल समझता था। अब जो कि हिस्ट्री की बात हो चुकी थी। और दूसरी वजह ये कि अगर प्रूसियन वॉर में हार जाते तो उसका फ्यूचर और पोजीशन दोनों ही खतरे में पड़ जाते। यहाँ राजा और उसके मिनिस्टर्स पीस यानी सुकून चाहते थे और ओटो वॉन चाहता था पावर को। वार के फेवर में स्पीच ना देना उसकी एक ट्रिक थी। उसका एक प्लान था। वार के अगेंस्ट बोलने की वजह से ही किंग फ्रेडरिक ने ओटो वॉन को प्रमोशन दिया था और वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंच गया। उसको पावर मिल गई। उसने बाद में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई और ऑस्ट्रिया को हरा कर उसे ह्यूमिलेट करके जर्मनी को यूनिफाइड भी कर दिया। ओटो वॉन हिस्ट्री में सबसे इंटेलिजेंट और चालाक लोगों में से एक माना जाता था। किसी को भी नहीं पता चला कि उसकी असली इंटेंशंस क्या हैं। उसने अच्छे से वेट किया और बाद में तैयार होकर वार की। अब अगर उस टाइम वो भी 1850 में वार के फेवर में जाकर बात करता और उसके लिए क्यों नहीं जाना है ये डिबेट करता, तो हो सकता है कि वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि मोस्टली लोग वार चाहते थे। मान लो कि अगर पहले वो किंग फ्रेडरिक के पास जाता और ये कहता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो और मैं तुमको कि पीस को सपोर्ट करूँगा, तो बहुत चांसेस थे कि वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, बल्कि राजा उसकी ईमानदारी और एम्बिशियस पर शक कर देता और ओटो वॉन राजा फ्रेडरिक की बैड बुक्स में आ जाता। तो इस तरह अपनी प्लानिंग से, अपने डिसेप्शन से उसे ना तो सिर्फ पावर को ही पाया, बल्कि ऑस्ट्रिया को हरा कर जर्मनी को भी यूनिफाई कर दिया, जो कि उसका ख्वाब था। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, इस्लाम में हमें ये बताया गया है कि अपने गोल्स को दूसरों के साथ कभी भी शेयर मत करें, या अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों से शेयर करते हैं अपने गोल्स का, तो वो आपके सिर्फ आपसे जेलसी होंगे और आपकी ये गोल अचीव करने में मुश्किलात को बढ़ाएंगे। अगर आप अपना गोल किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आपकी मुश्किलात में कमी होगी और आप अपने गोल्स को फोकस से आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो अब ये थर्ड लॉ यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको इस लॉ से कुछ सबक मिला